इतिहास केवल बीते हुए कल की तारीखें नहीं होता। इतिहास वो मोड़ है जहां से किसी देश के भविष्य की दिशा तय होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इतिहास की कुछ घटनाएं अलग तरह से घटित हुई होती तो क्या आज का भारत भी वैसा ही होता जैसा हम देखते हैं? अगर 2300 साल पहले एक राजा ने युद्ध में हुई तबाही को देखकर अपनी तलवार ना फेंकी होती तो क्या बौद्ध धर्म आज दुनिया के बड़े धर्मों में शामिल होता? अगर 1757 में एक सेनापति ने गद्दारी नहीं की होती तो क्या भारत पर 200 सालों की गुलामी का साया पड़ता? अगर सैकड़ों देशभक्तों ने आजादी पाने के लिए कठिन संघर्ष नहीं किया होता तो क्या 15 अगस्त 1947 का सूर्योदय उसी रूप में होता जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं? इतिहास केवल तिथियों और युद्धों का संग्रह नहीं है। इतिहास उन निर्णयों की कहानी भी है जिन्होंने करोड़ों लोगों का भविष्य बदल दिया। कभी एक राजा का पश्चाताप, कभी एक युद्ध का परिणाम, कभी एक विद्रोह और कभी एक ऐसा राजनीतिक निर्णय जिसने पूरे उपमहाद्वीप की सीमाएं बदल दी। आज विषय विशेष के इस खास कार्यक्रम में हम भारत के हजारों साल पुराने इतिहास के उसी पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां दर्ज हैं वे 5 सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने भारत की दिशा और दशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। भारत के इतिहास की धारा को मोड़ने वाली पहली घटना है कलिंग का युद्ध, जो आज से करीब 2300 साल पहले ईसा पूर्व 261 में हुई थी। उस समय मगध के सम्राट थे राजा अशोक, मौर्य वंश के महान प्रतापी राजा। पूरा भारतवर्ष मौर्य पताका के नीचे आ चुका था, लेकिन भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक ऐसा राज्य था जिसे मौर्य साम्राज्य के अधीन होना स्वीकार नहीं था। वो था कलिंग, यानी आज का ओडिशा। कलिंग समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। यहाँ के बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार होते थे। कलिंग समृद्ध था, स्वतंत्र था और सबसे बड़ी बात स्वाभिमानी था। ऐसे में मौर्य साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति के तहत अशोक के लिए कलिंग को जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी और 261 ईस्वी पूर्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और भीषण युद्धों में से एक कलिंग का युद्ध दया नदी के पास धौली पहाड़ियों के नजदीक लड़ा गया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी या बेघर हुए। लाखों लोग बाद में पीड़ा से मरे। जीत तो सम्राट अशोक की हुई, लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी घटना विजय नहीं थी। सबसे बड़ी घटना थी विजेता का बदल जाना। कलिंग युद्ध की विभीषिका, चीख पुकार और बिलखते लोगों के दर्द ने सम्राट अशोक के हृदय को झकझोर दिया। इस अपार पीड़ा को देख उन्होंने जीवन भर हिंसा का त्याग कर धर्म, करुणा और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक विजयी राजा ने जीत के बाद युद्ध को त्याग दिया। सम्राट अशोक, जिन्हें उनके निर्मम सैन्य अभियानों के कारण चंडाशोक या भयंकर अशोक की उपाधि मिली थी, इस युद्ध के बाद धर्मशोक या धर्मी अशोक कहलाए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने भेरी घोष की जगह धर्म घोष को तरजीह दी और अहिंसा और धर्म का प्रसार करना शुरू किया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और अन्य दूतों को मध्य एशिया से लेकर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भेजा। उनके इस प्रयास से बौद्ध धर्म और उसका संदेश भारत की सीमाओं के बाहर भी फैला और बौद्ध धर्म के प्रसार को नई गति मिली। सम्राट अशोक की इस पहल से भारत की पहचान एक आक्रामक साम्राज्य के बजाय ज्ञान, अहिंसा और शांति के केंद्र के रूप में बनी। अशोक के शिलालेख भारतीय प्रशासनिक और नैतिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत बने।
अशोक का सिंह स्तंभ आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उनके धर्म चक्र को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज में भी स्थान दिया। यानी करीब 2300 साल पुरानी ये घटना आज भी आधुनिक भारत की पहचान का हिस्सा है और यही इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इतिहास हमेशा पश्चाताप से नहीं बदलता। कभी कभी एक हार पूरे उपमहाद्वीप की राजनीतिक दिशा बदल देती है। कलिंग युद्ध के बाद हम बात करेंगे साल 1192 में हुई तराइन के दूसरे युद्ध की, एक ऐसी लड़ाई जिसके प्रभाव ने भारत की राजनीति और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरी और अमीर छाप छोड़ी। इस युद्ध ने भारत में पहली बार तुर्क और मुस्लिम शासन की अस्थायी नींव रखी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, एक नए युग की शुरुआत। 12वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत अनेक शक्तिशाली राजपूत राज्यों में विभाजित था। इनमें सबसे प्रमुख थे अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान। वहीं वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित धुरिद साम्राज्य का महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी पूर्व की ओर अपनी सीमा का विस्तार कर रहा था, जिसका उद्देश्य न केवल लूटपाट करना था बल्कि इंडो गंगा के उपजाऊ मैदान पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना भी था। इसे लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच साल 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया। लेकिन खतरा यहीं समाप्त नहीं हुआ और 1192 में मोहम्मद गौरी पहले से कहीं अधिक बड़ी और संगठित सेना लेकर आया और साल 1192 में दोनों के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक माना जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने बेहतर रणनीतियों और घुड़सवार तीरंदाजों के बल पर जीत हासिल कर ली। तराइन का दूसरा युद्ध केवल दो राजाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। मोहम्मद गौरी की जीत के बाद ही उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। गौरी ने युद्ध के बाद अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में शासन की जिम्मेदारी सौंपी और ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और इस तरह भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। साथ ही भारत इस्लामी वास्तुकला का उदय, भारतीय दरबारों का फारसीकरण, उर्दू भाषा का विकास और एक नई मिश्रित संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति की शुरुआत भी हुई। इसके साथ ही आने वाले सदियों में दिल्ली भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आना भी बाकी था। तब कौन जानता था कि तराइन के दूसरे युद्ध के करीब 550 साल बाद भारत में व्यापार करने एक कंपनी आएगी और सिर्फ 100 साल के अंदर वो पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन जाएगी। उस कहानी की शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध 1757, एक गद्दारी और 200 सालों की गुलामी। 18वीं सदी के भारत में एक ऐसा दौर आया जब मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। बंगाल उस समय भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था और अपनी उपजाऊ भूमि, व्यापार और आर्थिक संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। और यहीं से शुरू होती है उस घटना की कहानी जिसने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। उस समय भारत में एक विदेशी व्यापारिक संस्था तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए और भारतीय कपड़े, मसाले, रेशम और अन्य वस्तुओं का व्यापार करती थी। लेकिन धीरे धीरे व्यापार की सीमाएं महत्वाकांक्षा में बदलने लगी। कंपनी व्यापार से बढ़कर राजनीतिक शक्ति हासिल करने में जुट गई। बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला को दरकिनार कर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने और राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने लगी थी। नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता में किलेबंदी करना अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भावी जंग की सीधी तैयारी थी। कंपनी की मनमानी से नाराज
नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, जिसने कूटनीति और छल से नवाब के सेनापति मीर जाफर को गद्दी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। फिर आई इतिहास बदलने वाली तारीख 23 जून 1757। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला और हुगली नदी के तट पर स्थित प्लासी का आम का बगीचा। कागजों पर नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना भारी थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के 3,000 सैनिकों के सामने असली खेल षड्यंत्र का था। मुख्य सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के चलते नवाब की आधी सेना लड़ी ही नहीं। सिराजुद्दौला मारे गए और मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया। प्लासी कोई सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र था जिसने भारत की तकदीर बदल दी। व्यापारी बनकर आए अंग्रेज अब देश के हुक्मरान और दीवान बन गए। बंगाल की दौलत से पूरी रियासतों को जिता गया और दुनिया की जीडीपी में 25% हिस्सेदारी रखने वाला भारत ब्रिटेन के लिए कच्चा माल सप्लाई करने वाली एक गरीब कॉलोनी बनकर रह गया। प्लासी के युद्ध ने भारत में अगले 200 सालों के लिए ब्रिटिश गुलामी की नींव तैयार कर दी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के साथ साथ भारत में असंतोष भी बढ़ता गया। अंग्रेजों के जुल्म और ज्यादतियों से सैनिकों में नाराजगी बढ़ती गई। राजाओं और रियासतों में असंतोष फैला। किसान और आम जनता शोषण और अत्याचार से परेशान थी और इसी का परिणाम था 1857 की क्रांति, जब भारत के कई हिस्सों में एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। (1857) का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांति की ज्वाला से आजादी के स्वप्न तक। प्लासी के युद्ध के ठीक 100 साल बाद 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार से त्रस्त भारत का जन आक्रोश एक ज्वालामुखी बनकर फूटा। इसकी पहली चिंगारी सुलगी बंगाल के बैरकपुर में, जब सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी पुरानी ब्राउन बैस बंदूकों की जगह लाई गई नई एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल करती थी, जिसे बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं। सैनिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन कंपनी के नहीं मानने पर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी और उनकी रेजिमेंट को भंग कर दिया। लेकिन यह फांसी विद्रोह का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। अंग्रेजों की इस घिनौनी हरकत से देश के ज्यादातर सैनिक छावनियों में उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता गया और 10 मई 1857 को मेरठ से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। मेरठ में विद्रोह करने के बाद सैनिक दिल्ली पहुंचे और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। इसके साथ ही दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र बन गई। ब्रिटिश नीतियों ने सिर्फ सैनिकों की भावनाओं को ही आहत नहीं किया, उसने कई भारतीय राज्यों को भी प्रभावित किया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए कंपनी ने कई देसी रियासतों को जबरदस्ती अपने अधीन कर लिया था। इस कारण रियासतों में असंतोष की आग पहले से सुलग रही थी और देखते ही देखते ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह और बरेली में खान बहादुर खान जैसे नायकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। झांसी की रानी की वीरता इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। हालांकि बेहतर सैन्य संसाधन, संचार व्यवस्था और संगठित सेना के बल पर अंग्रेजों ने 1858 तक इस क्रांति को दबा दिया, लेकिन इस घटना ने भारतीय शासन का ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया।
1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 1857 की क्रांति ने भारतीय लोगों के दिलों में राष्ट्रीयता का पहला बीज बो दिया था। 1857 की क्रांति ने भारतीयों के दिलों में एकजुटता और राष्ट्रीयता का पहला बीज बोया और ये भरोसा दिलाया कि एकजुट होकर विदेशी हुकूमत से आजादी पाई जा सकती है। और आने वाले दशक में यही भावना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे मजबूत नींव बनी। लेकिन भारत की स्वतंत्रता की यात्रा भी पूरी नहीं हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद 90 सालों तक अंग्रेजों से मुक्ति का संघर्ष चलता रहा। आंदोलन बदले, नेतृत्व बदला, रणनीतियां बदली और आखिरकार वो दिन आया जब भारत ने विदेशी शासन से आजादी हासिल की। लेकिन उस आजादी के साथ एक ऐसी त्रासदी भी जुड़ी थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। Made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 15 अगस्त 1947, आजादी की भोर और विभाजन का दर्द। 20वीं सदी के मध्य में भारत लगभग 200 सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। 1857 की क्रांति से जली आजादी की लौ धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल चुकी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन ने क्रांति का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया था। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों के बलिदान और किसान मजदूर आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक तौर से टूट चुका था। अब भारत पर उसका नियंत्रण बनाए रखना असंभव हो गया था। आखिरकार अनगिनत देशभक्तों के त्याग और संघर्ष के बल पर वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब भारत आजाद हुआ। और वो शुभ दिन था 15 अगस्त 1947, जब सदियों के कड़े संघर्ष, असंख्य बलिदानों और लंबे इंतजार के बाद भारत ने अपनी नियति खुद लिखने का अधिकार हासिल कर लिया। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर जब पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा लहराया तो एक नए और आजाद युग का सवेरा हुआ। लेकिन यह आजादी अपने साथ विभाजन का गहरा जख्म भी लेकर आई। धर्म के नाम पर देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इतिहास का सबसे बड़ा मानव विस्थापन हुआ जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग बेघर हुए और लाखों बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई। इस दर्दनाक त्रासदी के बाद भी भारत ने एक महान राह चुनी। पाकिस्तान जहां धर्म तांत्रिक राष्ट्र बना, वहीं भारत ने धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समावेशी गणराज्य का रास्ता अपनाया। 1950 में लागू हुए हमारे संविधान ने देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया। इतिहास केवल बीती बातें नहीं बल्कि वर्तमान को समझने और बेहतर भविष्य गढ़ने की चाबी है। कोई भी देश राजाओं या युद्धों से नहीं बल्कि अपने लोगों के साहस, विचारों और संघर्षों से बनता है। आज का सशक्त भारत उन्हीं अनगिनत बलिदानों और प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने समय समय पर देश के भविष्य के लिए अपना योगदान दिया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते चलते एक सवाल, भारतीय इतिहास की किस घटना ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट में अपना विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।